So coming back to technical analysis. Technical analysis is not based on strong conceptual framework, but depends fully on the use of historical trends to predict future prices. तो फंडामेंटल्स के हमने ड्रॉबैक तो हम देख लिए, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का जन्म हुआ। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं चाहिए, हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, तो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और उससे हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं मान लो मंडी में सब्जी खरीदने गया, मान लो एप्पल खरीदने गया, तो मैं आप लोग क्या करते हो अगर मंडी में एप्पल खरीदने जाओगे या रेडी से एप्पल खरीदने जाओगे, किसी शॉप से एप्पल खरीदने जाओगे, तो पहली रेडी के पास हम जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया एप्पल कितने का है, वो बोलता है 180 रुपीज पर केजी। तो आप क्या सोचते हो कि पिछले हफ्ते एप्पल कितने का मिला था? आप कहते हो यार पिछले हफ्ते तो 120 रुपए किलो सेब मिल रहा था, ये 180 रुपए किलो क्यों दे रहे हैं? तो आप कहते हो कि ऐसा क्या चीज है। उसकी क्वालिटी आप जरूर देखोगे कि हाँ, क्वालिटी के अंदर क्या फर्क था, पिछली बार जो आपको एप्पल मिला उसकी क्वालिटी क्या थी, इस बार जो एप्पल मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि क्वालिटी सेम है, क्योंकि स्टॉक के अंदर आपकी क्वालिटी सेम रहेगी। जो रिलायंस का शेयर, एक शेयर आपको आज मिल रहा है, कल भी आपको एक शेयर ही मिलेगा। ऐसे नहीं है वो खराब हो गया शेयर, आधा शेयर रह जाएगा वो आपका। तो क्वालिटी स्टॉक मार्केट में सेम रहती है शेयर्स की, बट प्राइसेस चेंज होती हैं, तो हम इस पे प्राइस मान के चलते हैं। एप्पल पिछले हफ्ते हमें 120 रुपए का मिल रहा था, इस बार वो कहता है कि 180 रुपए किलो, तो आप क्या उसको बाय करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट रेडी के पास जाएंगे, वो आप उसको बल्कि बोलेंगे कि भैया पिछली बार 120 का था, इतने की आग लगी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट रेडी वाला आपको बोलता है कि सर 150 रुपए किलो। उसके बाद आप ठीक है अपना दिमाग के अंदर एक प्राइस का ग्राफ बनाते चलते रहते हैं कि हाँ हाई, मार्केट ने 180 का हाई लगाया, उसके बाद 150 रुपए किलो आया, मार्केट डाउन जा रही है, हाँ हो सकता है आगे जाऊंगा और सस्ता मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप मन ही मन में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने पुरानी प्राइसेस को वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्राइसेस को आप एनालाइज कर रहे हैं कि आगे जाके प्राइस और कम हो सकता है। 120 का पिछली बार प्राइस था, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गिरेगा प्राइस। 180 से अगला बंदा 150 बोल रहा है और गिरेगा। आगे वाला बंदा फिर आपको बोलता है कि 140 रुपए किलो दूंगा, आप बोलते हैं भैया झूठ बोलते हैं कि पिछले वाला 120 रुपए किलो दे रहा था। वो कहता है कि चलो ठीक है सर 130 रुपए किलो ले लो। अब आप एनालाइज करते हैं कि पिछली बार 120 रुपए किलो मिला था यार, इस बार 130 रुपए किलो मिल रहा है, वैसे भी हाई 180 का लगा है, लो लो आपने अभी नहीं देखा, चलो लो की भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप जाते हैं कि वो बोलता है कि 100 रुपए किलो, तो आपने लो भी देख लिया मार्केट के अंदर, बट वो तो लो लग चुका, अब आपको 100 रुपए किलो पे मिलने नहीं वाला। उसके बाद आप जाते हैं 130 रुपए किलो के पास, वो आपको अभी बेचने के लिए तैयार है, 130 रुपए किलो पे हम बेच रहा हूँ, तो आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? तो क्या आप बाय करेंगे 130 रुपए किलो पे? मोहित अग्रवाल, सो विल यू बाय इट? डेफिनेटली नॉट मैन, डेफिनेटली नॉट बाय। क्योंकि आई एम प्रिडिक्टिंग कि उसका प्राइस अभी फ्यूचर में भी कम कम जाएगा, तो फिर मैं डेफिनेटली वेट करूंगा ना सही प्राइस आने की। हाँ ठीक है, तो इन्होंने अपना एनालिसिस करी कि पहले 120 पे था, उसके बाद 180 गया, प्राइस कम होता जा रहा है। लो, लेकिन लो 120 का लगाया था उस दिन, 120 का लो लगाने के बाद प्राइस बढ़ी, 130 रुपए पे आपको वो बंदा बेच रहा है। तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा कि ठीक है यार पिछले हफ्ते 120 रुपए किलो मिला था और इस बार 130 रुपए किलो मिल रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम बाय कर लेंगे। मेरे ख्याल से मेजोरिटी पीपल भी ये ऐसे बाय कर लेंगे। हम सेब खरीदने गए हैं तो हम खरीद कर लेकर आएंगे। अब मोहित अग्रवाल आप इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट मत करें, आप वैसे देखें मंडी में जाते तो बाय करते हैं ना जरूर, पिछले हफ्ते मंडी में जाएंगे और 180 वाली चीज अगर मतलब लास्ट वीक के कंपैरिजन में 120 हो जाएगी तो डेफिनेटली बाय बनेगा। बट वही ना, टेक्निकली आई एम थिंकिंग कि अगर ट्रेंड लाइन से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई है। तो अब क्या है कि मार्केट 180 रुपए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने इनको कुछ ऐसे नहीं बोला था कि ये, हालांकि इन्होंने भी एक पेड कोर्स ज्वाइन किया है, बट ही इज माय फ्रेंड, सो मैंने इनको अनम्यूट कर रखा है कि आपको होस्ट करें इस कोर्स को। तो इन्होंने ये लाइव मेरे को ये आंसर दिया है कि ये बाय नहीं करेंगे। तो यहीं पे हम गलती कर जाते हैं स्टॉक प्राइसेस के अंदर ही। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट इतनी ऊपर से इतनी डाउन आ चुकी है, 180 रुपए से 130 रुपए पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे आ चुकी है प्राइस। सपोर्ट क्या है कि पिछली बार 120 रुपए पे सेव मिल रहा था हफ्ते में, और इस बार हमें 130 रुपए पे मिल रहा है। सपोर्ट टच करके आया, वो 120 रुपए का सेव ऑफर लो लग चुका है मार्केट के अंदर, तो 130 रुपए पे मिल रहा है, तो उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे सपोर्ट पे। बट आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ब्रेक डाउन आएगा, 120 रुपए से भी नीचे जाएगा, जो कि हम यहाँ पे गलत करते हैं। हमें प्राइस को एनालाइज किया, अब यहाँ पे अब टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। पिछले
हफ्ते को हमने एनालाइज किया, 120 रुपए की सपोर्ट पे वो स्टॉक आ चुका है ऑलमोस्ट, 130 रुपए किलो एप्पल मिल रहा है, तो हम उसे बाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब आप सब्जी मंडी में एप्पल लेने जाते हो, तो आप, अगर आपके साथ ये सिनेरियो होता, तो आई एम डैम श्योर कि 90% ऑफ पीपल ऑफ दिस वाचिंग दिस वेबिनार इस एप्पल को बाय करते 130 रुपए किलो पे, जब उनको पता है 120 रुपए किलो लास्ट हफ्ते उनको मिला था। एक्चुअल प्राइसेस मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जाता मंडी में बाय करने, हमारे पेरेंट्स जाते हैं, वो बाय करके लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि सेब का क्या रेट चल रहा है, बट मैं आपको हाइपोथेटिकल प्राइसेस बताई, शायद इतना ही इसके आसपास होता होगा। So, moving further, though technical and fundamental analysis provide diagonally opposite approaches to valuation, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस डायगोनली ऑपोजिट अप्रोचेस प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएशन को, बट इन प्रैक्टिस a judicious blend of two approaches is attempted to arrive at better results. जैसे कि मैंने बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूरी है करनी, वो आप कर लें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन जब उसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस कंबाइन कर दोगे ना, तो यू आर अनस्टॉपेबल। फंडामेंटल एनालिसिस से आप एक कंपनी को एनालाइज कर लो सर, कि हाँ रिलायंस, मारुति, ये जितने भी लीडर्स हैं हर इंडस्ट्री के, फाइजर हो गया, सनोफी हो गया, ये भारत रसायन हो गया, जीएसके कंज्यूमर हो गया, इनको आप फंडामेंटली एनालाइज कर लो। फिर जब इनके ऊपर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे ना कि सर इसको इस प्राइस पे बाय करेंगे हम, तो आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो मार्केट के अंदर 95% ऑफ पीपल से ज्यादा होंगे। यू विल बी इन 5% ऑफ द मार्केट। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को क्लब करके जब आप करोगे, हालांकि जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तब फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी क्लब मत करना, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट के लिए यूज करना। So technical analysis is done from four important viewpoints. First is price. जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, लेकिन प्राइस के साथ वॉल्यूम भी हमें एनालाइज करनी है। थर्ड इज टाइम एंड फोर्थ इज ब्रेड्थ। तो हमारे कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट है निखिल, he has a YouTube channel with more than 20,000 subscriber and a Telegram channel with more than 4,000 subscriber. So he is from चेन्नई और चेन्नई आई थिंक। तो ये इन्होंने मेरे से एक दिन क्वारी पूछी थी कि सर मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी आप क्यों उसको बाय नहीं कर रहे। उसका रीजन था कि मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी मैं उसको बाय नहीं कर रहा, क्योंकि सॉरी मार्केट नीचे जा रही थी लेकिन फिर भी मैं उसको बाय नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रेड्थ मैंने देखी कि रिलायंस का शेयर ही है जो कि मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, वरना मार्केट की ओवरऑल ब्रेड्थ अच्छी थी उस दिन। तो हम मार्केट की ब्रेड्थ देखते हैं, चलो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ टेक्निकल प्राइस। Changes in price reflects changes in investor attitude and demand for and supply of securities. जैसे जैसे प्राइस के अंदर चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हमें रिफ्लेक्ट होता है कि इन्वेस्टर का एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। जब 7550 का निफ्टी ने टेम्पररी बॉटम लगा के उसको बढ़ाना शुरू किया, तो हमें पता चला कि इन्वेस्टर्स का जो पैनिक मोड था, इन्वेस्टर के जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे, पैनिक मोड मार्केट के अंदर था, वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो प्राइस चेंज हो रही है, तो प्राइस से हमें पता चल जाता है कि इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है। देन कम्स द टाइम। The degree of movement in prices is a function of time. The longer it takes for a reversal in trend, the greater the price change that would follow. अगर प्राइस बहुत ही जल्दी आपकी ऊपर चले गई, IOLCP का शेयर अगर एक महीने के अंदर मेरे को 100% रिटर्न दे गया, जो कि हमने बुक किया, मैंने लाइव कॉल भी चैनल में दी थी, 149 पे बाय किया था हमने और 293 के अराउंड इसको सेल किया था एक महीने के अंदर। आप में से कईयों ने ली भी हैं और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी मेरे को भेजे हैं 20-20 हजार के। तो जब ऐसा मूवमेंट आया कि एक महीने के अंदर वो बढ़ गया इतना, तो ये चीज ऐसा नहीं है कि अब ये होती रहेगी हर महीने। जितना जल्दी वो बढ़ गया 100%, अब ये इसके अंदर उतना ही मूवमेंट खत्म हो चुकी है सर। अब ये ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता ही रहेगा, जितनी तेज मूवमेंट आएगी उतनी जल्दी वो मूवमेंट खत्म भी होगी, जितनी धीरे धीरे आएगी मूवमेंट उतनी मूवमेंट ज्यादा आएगी और लंबी चलेगी। तभी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स देते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न्स देते हैं। और लेकिन कब देते हैं वो? 5-5 साल 10-10 साल लगा देते हैं ये मूवमेंट देने में। तो अगर ज्यादा रिटर्न तो ज्यादा टाइम, कम रिटर्न तो कम टाइम। नाउ कम्स द वॉल्यूम. The intensity of price changes is reflected in the volume of transactions.
दैट अकम्पनी द चेंज। तो प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको हम यकीन करें या ना करें, इसका जो होता है एक चीज, वो वॉल्यूम हमें बताती है कि उस पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट टेबल दिखाऊंगा वॉल्यूम का। सो एन इंक्रीज इन प्राइस अकम्पनीड बाय अ लो वॉल्यूम इंप्लाइज दैट द चेंज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर मार्केट बढ़ रही है, रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे, कुछ ही लोग हैं। क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम आप कह सकते हो। जैसे कि इंडसइंड बैंक का शेयर की बात कर लेते हैं, 50-50% एक दिन में हमने ये देखा कि ये स्टॉक क्रैक हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि वॉल्यूम बहुत कम थी, शेयर का प्राइस उस दिन 400 रुपए से 250 रुपए के लो पर आया, 50% एक दिन के अंदर वो प्राइस डाउन हो गया। और उसके अंदर आप वॉल्यूम्स देखते, अभी चार्ट्स खोलना और मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। चलो आपको दिखाएंगे चार्ट्स, कल दिखाएंगे चार्ट्स वगैरह, सेशन कल से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम थी, तो प्राइस डाउन तो हो रहा था 50%, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम थी। ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था कि जो प्राइस डाउन तो जा रही है बट ये स्ट्रांग नहीं है, ये ज्यादा देर टिकेगी नहीं प्राइस डाउन। और वही एक पॉइंट था जब मैंने उसको इंडसइंड बैंक को 263 रुपीज पे बाय किया। एंड यू वोंट बिलीव कि वो 4-5 दिन के अंदर 100%, 4-5 दिन ही, एक हफ्ते, शायद 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो 100% रिटर्न फिर आ चुका था। हाल में मैंने उसको 80% पे बुक किया है उस 1-1.5 हफ्ते के अंदर, और चैनल के अंदर भी मैंने वो डाला है। एलोकेशन वॉज लेस, मैं सिर्फ 2% ही उसको खरीदा था। अराउंड मैंने 50,000 रुपीज का वो सारा ही खरीदा था, इतना ज्यादा नहीं खरीदा। बट ठीक है, गुड गेन था ना। आपने एनालाइज किया कि प्राइस डाउन जा रही है बट वॉल्यूम उतनी नहीं है। जब एक बार यहाँ पैनिक सेलिंग होगी, जो ये पैनिक में सेल कर रहा है एफआईआई, जब उसकी ये सेलिंग होगी तो जब बायर आएगा तो भैया सेलर बचेगा नहीं, और एकदम से प्राइस शूट अप करेगी, और वैसा ही हुआ। तो आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो ये सारी गेम एक सेंटीमेंट्स की है, लिक्विडिटी की है, वॉल्यूम्स की है। Now comes to the breadth. The quality of price change is measured by studying whether a change in trend spreads across most sectors and industries or is concentrated in a few scripts. निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी 8900 से 9200 की मूवमेंट दिखाई निफ्टी ने 300 पॉइंट की, लेकिन आप मार्केट ब्रेड देखते हैं तो ज्यादा वो किसकी वजह से बढ़ा, सिर्फ रिलायंस की वजह से। सर मार्केट ब्रेड अच्छी नहीं थी उस वक्त, बाकी सारे सेक्टर्स इतना पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे। एक रिलायंस था, फेसबुक ने 10% इक्विटी डाली उसके अंदर $5 बिलियन की, उसको वैल्यूएशन उसकी बढ़ गई। अगर आप हमारे चैनल का वो देखेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं वो वीडियो शेयर करी, तो हमारे एसोसिएशन है एक बंदे के साथ, उसने वीडियो डाली, $5 बिलियन की वैल्यूएशन बनती है जो फेसबुक ने 9.9% अराउंड इन्वेस्ट करा है रिलायंस के अंदर, और उतनी वैल्यूएशन से ही रिलायंस की प्राइस बढ़ी उस दिन, 120 रुपए बढ़ी। और उसको अगर आप निफ्टी के 3.1 बिलियन शेयर से अगर आप डिवाइड करेंगे इन डॉलर टर्म्स, तो वो अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन ही आती है। तो वो प्राइस बढ़ी, ब्रेड्थ ब्रेड्थ लेकिन क्या थी मार्केट में, सिर्फ रिलायंस के बढ़ने की वजह से निफ्टी बढ़ा। तो आप जब भी ये बुलिश मूवमेंट और वो देखें तो मार्केट ब्रेड्थ को जरूर देखें। Study of the breadth of the market indicates the extent to which price changes have taken place in the market in accordance with a certain overall trend. तो ब्रेड्थ को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एडवांसेस टू डिक्लाइन रेशियो देखते हैं कि कितने निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं और कितने स्टॉक्स हैं जो डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर ज्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रही है तो ये एक अच्छी मार्केट ब्रेड्थ का सिग्नल देता है कि सभी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और मार्केट भी बढ़ रही है। तब हम कहते हैं कि हाँ एक अच्छी बुलिश मूव आई है, तब हम फ्यूचर के अंदर उसको निफ्टी को खरीदते हैं। वरना मैं फ्यूचर के अंदर निफ्टी को कभी नहीं खरीदता, मैं ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही रहता हूँ। लेकिन जब मेरी ये मूवमेंट आती है, जैसे कि कल 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 हमने 9800 पे बाय किया, कल मार्केट बैठ देखते सर आप, हर हर सेक्टर कल फ्लरिश कर रहा था, हर सेक्टर कल हाई के अंदर था, कल मार्केट बैठ इतनी अच्छी थी। तब जाके हमने गैप अप के बाद भी 9800 पे निफ्टी को बाय किया और वो 74 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया। 74 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब 4000 पर 4300 पता नहीं कितना, इतना प्रॉफिट शायद बुक किया था, स्क्रीनशॉट पड़ा होगा चैनल में। तो वो लाइव हमने प्रॉफिट बुक किया, और स्टॉप लॉस कितना था 20 पॉइंट का। तो आप ब्रेड्थ भी देखें और प्राइस को भी देखें। और जब ब्रेड्थ अच्छी है और प्राइस अच्छी है, तब हमें इन्वेस्टर सेंटीमेंट ये नहीं बोलने कि हाँ मार्केट बुलिश है भैया अब बायर बाइंग नहीं आएगी ना। ब्रेड्थ अच्छी है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है एक थोड़ा सा अभी मूव और आएगी। और हो सकता है कि एग्जॉस्ट हो जाए, उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है ना, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसको ट्रेल करके 10 पॉइंट पे लेके गए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे, बस 74-80 पॉइंट हमने कमाए ना। तो मार्केट ब्रेड्थ को भी एनालाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में
आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। टाइम को आप इग्नोर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपको प्राइस पर फोकस करना है और वॉल्यूम पर फोकस करना है। सबसे नंबर 1 पे मेजर जो आपको फोकस करना है वो प्राइस पर, नंबर 2 पे वॉल्यूम पर और नंबर 3 पे ब्रेड्थ पर।